हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आजकल हमें किस टॉपिक पर आते हैं? तो वो है घर खरीदना। घर खरीदना आजकल हर किसी का सपना बन गया है और अक्सर होता यह है कि बिना कैलकुलेशंस किए, बिना नंबर्स को समझे अगर कोई घर खरीद लेता है, अब ये कोई छोटा मोटा तो हिसाब होता नहीं, यहाँ पे हम करोड़ों की बातें कर रहे हैं। अगर ये गलत पड़ जाता है तो इट कैन बैकफायर वेरी बैडली। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर लोगों ने ईएमआई को ओवर कमिट किया हुआ है बिना सही बजटिंग के, और घर खरीदने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि ये शायद गलत डिसीजन था और काश हमने इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बात कर ली होती। तो दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। हमारे क्लाइंट ब्रिजेश, जिनकी एज है 33 इयर्स, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया कि भाविन, मेरी सैलरी फिलहाल इन हैंड 1,50,000 रुपीज है। ऑफकोर्स वो पढ़े लिखे गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है जिन्हें बेचने के बाद उन्हें 50 लाख रुपए हाथ में मिले हैं। अब उनका क्वेश्चन ये था मुझसे कि भाविन, क्या मैं 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पुणे में अफोर्ड कर सकता हूं? और यू वोंट बिलीव, मुझे पूछने से पहले उनके मन में यही था कि वो इजीली अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि उनके किसी दोस्त ने, जिनका नॉलेज उनके जितना ही है, उन्होंने उनसे कहा अरे मैनेज हो जाएगा यार, ले ले। लेकिन लकीली उन्होंने मुझसे पूछा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइट मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिजेश की एज है 33 इयर्स, उनकी सैलरी है 1,50,000 रुपीज पर मंथ। जो घर वो खरीदना चाह रहे हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज। अब जाहिर सी बात है, अगर नया घर खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत तो इंटीरियर भी करवाएंगे, वो थोड़ा बहुत नया फर्नीचर खरीदेंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे। तो हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे 10 लाख रुपीस का वो इंटीरियर करवाएंगे। उनके मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए होंगे। और उन्हें जब मैंने पूछा कि क्या आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है, तो उन्होंने मुझे मना किया। तो अज्यूमिंग कि वो अपने 6 महीने की सैलरी अप्रोक्सीमेटली फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में डाल देंगे एज एन इमरजेंसी फंड, कि गॉड फॉरबिड अगर जॉब चला गया तो वो ईएमआई कैसे मैनेज करेंगे, राइट? तो यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि वो 10 लाख रुपीस इमरजेंसी का भी साइड पे रखेंगे। यानी उनकी टोटल रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ 25 लाख रुपीस, जिसमें से 50 लाख रुपए उनके पास ऑलरेडी है। यानी अगर हम अज्यूम करें कि वो लोन लेते हैं तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा इस 2 करोड़ के घर को अफोर्ड करने के लिए, उन्हें लोन लेना पड़ेगा 1 करोड़ 75 लाख रुपीस का। अब हम ये मान के चलते हैं कि वो 25 इयर्स का लोन लेते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट पर अगर वो ये होम लोन लेते हैं तो उनकी ईएमआई बनती है 1,46,860 रुपीस पर मंथ, विच इज 97% ऑफ हिज मंथली इनकम। अब ये कैलकुलेशंस देखने के पहले उन्हें लग रहा था कि वो 2 करोड़ का घर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। उनके मन में बस यही चल रहा था, 2 करोड़ का घर है, 50 लाख रुपए है, हम 1.5 करोड़ का लोन लेंगे, मैं ईएमआई अफोर्ड कर पाऊंगा। उन्होंने इंटीरियर, मिसलेनियस कॉस्ट, ये सब गिना ही नहीं था। अब ये कैलकुलेशंस देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि थैंक गॉड उन्होंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को पूछा और उन्हें एक राइट प्रैक्टिकल नंबर्स देखने मिले। सो नाउ उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाविन, मैं कितने का घर अफोर्ड कर सकता हूं? अगर मैं 2 करोड़ का घर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं कितने अमाउंट तक का घर देखना शुरू करूं? So let us look at this next screenshot. So उनकी सैलरी अगेन 1,50,000 रुपीज है। अब अज्यूमिंग कि उनका कोई और लोन नहीं है, उनके पास कार लोन भी नहीं है, पर्सनल लोन भी नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो वो 35% तक अफोर्ड कर सकते हैं एज अ ईएमआई उनकी सैलरी का, विच मीन्स 52,500 रुपीज तक का वो ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। अब 52,500 का अगर वो ईएमआई पे करेंगे और अगर वो 25 इयर्स का लोन लेते हैं एट 9% इंटरेस्ट रेट, तो वो मैक्सिमम 62,56,000 रुपीज तक का लोन अफोर्ड कर पाएंगे। अब उनके पास 50 अवेलेबल भी है, जिसमें से 10 लाख रुपए वो इंटीरियर का निकाल देंगे, 5 लाख रुपए वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का निकाल देंगे और 10 लाख रुपए वो
इमरजेंसी फंड के लिए निकाल लेंगे तो बचेगा 25 लाख और 62,56,000 प्लस 25 लाख उन्हें 87,56 या 57,000 रुपीज तक का घर देखना चाहिए। तब जाके वो कह सकते हैं कि घर की वैल्यू टोटल ऑफ ऑल इंक्लूसिव 87-88 लाख रुपीज है, जिसमें से वो 25 लाख रुपीज डाउन पेमेंट दे देंगे और 62,55,000 रुपीज का वो लोन लेंगे, जिसकी ईएमआई 35% ऑफ हिज इनकम विच इज अराउंड 52,500 के आसपास आएगी। तो उनका आंसर था ही कैन अफोर्ड अ हाउस वर्थ 88 लाख रुपीज। उन्हें 88 लाख रुपीज तक की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए और नहीं कि 2 करोड़ रुपयों तक की। अब ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे तीसरा क्वेश्चन पूछा कि भाविन मुझे जो है 2 करोड़ रुपए का ही घर लेना है, तो मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए कि मैं अफोर्ड कर सकूं। वेल, अब ये समझे उससे पहले अगर आपका भी सपना है कि आपको घर खरीदना है, आपको अपने बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन देनी है, आपको कार खरीदनी है, वेकेशंस पर जाना है, आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है, और अगर आप पर्सनली 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज को देखने के बाद अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये सारी चीजें समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए, या फिर आप theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। सो लेट अस लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन कि भाविन अगर मुझे 2 करोड़ का घर अफोर्ड करना है तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट नाउ। ऑलराइट, तो यहां पे अगर उनके पास 50 लाख रुपीस अवेलेबल है, जिसमें से वो इंटीरियर, इमरजेंसी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अगर वो 5 लाख रुपए निकाल देते हैं तो उनके पास बैलेंस रहेगा 25 लाख रुपीस, विच मीन्स कि 2 करोड़ माइनस 25 लाख यानी उन्हें 1 करोड़ 75 लाख रुपीस का लोन लेना पड़ेगा, जिसकी ईएमआई 25 सालों के लिए बनेगी 1,47,000 रुपीस पर मंथ। अब अगर 1,47,000 रुपीस की ईएमआई 35% है उनकी इनकम का, अज्यूमिंग कि वो और कोई लोन नहीं लेंगे, तो भी उनकी मंथली इनकम 4,20,000 रुपीस तो होनी ही चाहिए। तब जाके वो कह सकते हैं कि वो इस लोन की ईएमआई को अफोर्ड कर पाएंगे, विच विल बी 35% ऑफ हिज इनकम। सो अगेन, अब ब्रिजेश जी को समझ में आ गया कि उन्हें कितने का घर लेना चाहिए, और अगर उन्हें 2 करोड़ का घर लेना है तो उन्हें कितने की इनकम होनी, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, जहां पे मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप ये 6 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप अपना खुद का घर खरीदने के लिए तैयार हो। लेट अस लुक एट द स्क्रीनशॉट। सबसे पहला पॉइंट, आपकी जो मंथली ईएमआई है वो आपके सैलरी के 35% से ऊपर नहीं जा रही है। ये आपकी टोटल ईएमआई है, कार लोन, पर्सनल लोन, सारी सब कुछ मिला के। नेक्स्ट, आप मिनिमम घर की वैल्यू का 25% आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं। इतना पैसा आपके पास रेडी पड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट, आपके पास मिनिमम आपके 6 महीनों की सैलरी रखी हुई है एज एन इमरजेंसी फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड्स में। नंबर 4, आप इस घर में मिनिमम 12 से 15 साल रहने वाले हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप खुद के कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो। पॉइंट नंबर 4, 25% जो हमने डाउन पेमेंट की बात की, उसके अलावा आपके पास इंटीरियर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के पैसे इकट्ठा किए हुए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, लोन अमाउंट कवर करने जितना मिनिमम आपके पास टर्म प्लान अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो ईएमआई कौन भरेगा। बैंक वाले इमोशनल नहीं होते, बैंक वाले प्रैक्टिकल होते हैं। अगर टर्म प्लान नहीं है तो वो आके कहेंगे घर खाली करो या तो ईएमआई पे करो। तो इस लोन को कवर करने इतना मिनिमम आपका टर्म प्लान तो होना ही चाहिए। इन 6 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए। अगर आप ये 6 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो 99% चांसेस है कि आप घर लेने के लिए तैयार हो। नाउ हम कुछ 4 to 5 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेंगे कि घर खरीदने के पहले आपको और किन बेसिक चीजों का ख्याल करना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज, डू नॉट गो ओवरबोर्ड। होता यह है कि लोग हमेशा कहते हैं अरे हम घर तो एक ही बार खरीदते हैं, और अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी 1 बेडरूम की होगी तो वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके 2 बेडरूम खरीद लेते हैं, अज्यूमिंग कि देखा जाएगा। लेकिन वो गलत है। डू नॉट गो ओवरबोर्ड।
Do not go over and above your budget. It can backfire. Number 2, please, it's a request, speak to a certified financial planner. एक certified financial planner आपके income, आपके expenses, आपके अदर goals, जैसे सिर्फ घर खरीद के EMI पे करना ही आपका गोल नहीं है. 20 साल 25 साल बाद जब आपके बच्चे 18 साल 20 साल बाद जब आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो घर की EMI भर रहा था तो मेरे पास और कोई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है. दैट कैन नॉट बी द आंसर, राइट? तो आपको बैलेंस करना है अपने बाकी गोल्स, जैसे वेकेशंस करना, कार खरीदना, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना और घर भी खरीदना. तो प्लीज स्पीक टू अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अंडरस्टैंड द नंबर्स. समटाइम्स यू कैन गो ओवरबोर्ड एंड इट कैन बैकफायर. अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज यू योरसेल्फ शुड अंडरस्टैंड योर कैश फ्लो. आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, उसके अलावा आपके बाकी के फाइनेंशियल गोल्स क्या है. इन चीजों को जरा समझिए, उसके बाद ही जो है इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना चाहिए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीडियो में समझ आया होगा कि जब आपको घर खरीदना है तो आपको घर की प्लानिंग कैसे करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, नंबर्स को कैसे प्रैक्टिकली सोचना है. सो अगर आप इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा. आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.